नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरुण सिंह और आप सफर कर रहे हैं फ्री एजुकेशन वर्ल्ड की दुनिया में। अभी हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो में करंट अफेयर की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए 6 अगस्त का जो करंट अफेयर है उस पर हम डिस्कशन करेंगे। आज 7 अगस्त है, आज संडे है। आज हिंदू न्यूज़पेपर में ज़्यादा कुछ खास नहीं आता और कल मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, इसलिए 6 और 7 अगस्त का दोनों का कंबाइन करके आज का हम देखेंगे कि आज भी अगर कुछ खास टॉपिक मिलेंगे तो उस पर भी देख लेंगे। तो एक तो है हमारा आर्टिकल, द हिंदू का आर्टिकल है, सुप्रीम कोर्ट मूव्स वर्डिक्ट टू हेल्प अनमैरिड वुमेन गेन बॉडली ऑटोनॉमी अंडर एमटीपी एक्ट। मेडिकल टर्मिनेशन जो बिल है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि जो अनमैरिड वुमेन हैं उनकी हेल्प के लिए क्या क्या किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला जो 51 साल पुराना अबॉर्शन का कानून है, अबॉर्शन से जुड़ा हुआ कानून है हमारे देश में, वो एक तरीके से भेदभाव उत्पन्न करता है उसे क्या अनमैरिड वुमेन और मैरिड वुमेन के बीच में। ये एक तरीके से वुमेन्स राइट जो है बॉडली ऑटोनॉमी एंड डिग्निटी को नुकसान पहुंचाता है। तो ये चीज़ गलत है, सुप्रीम कोर्ट ने ये माना। और एक बेंच थी जस्टिस DY चंद्रचूड़, JB पारदीवाला की, इन्होंने ये भी कंसीडर किया कि उसे क्या बोलते हैं 20 वीक्स की प्रेगनेंसी किसी वुमेन की जो कि अनमैरिड वुमेन है और उसका कंसीव किस वजह से हुआ, क्योंकि जो फैमिली प्लानिंग डिवाइसेस हैं या मेथड्स हैं उनके फेलियर की वजह से, तो उनको भी राहत मिलनी चाहिए। उन्होंने कंसीडर किया कि इसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स आ सकती है। जो फैमिली प्लानिंग की डिवाइसेस होती हैं उनके फेलियर की वजह से भी प्रेगनेंसी की शिकायत हो सकती है। तो उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा, उसकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा। तो इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये तो महिला जो अनमैरिड वुमेन है उनके अधिकारों का हनन करना हुआ। और अगर हम डिफरेंस की बात करें कि जो पुराना एक्ट है 1971 का और 2021 के अमेंडमेंट्स हैं, इनमें डिफरेंस क्या है। तो पहली बात तो कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर्स जो है, हम जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज़ किए जाते हैं प्रेगनेंसी से बचने के लिए, तो वो अगर फेल हो जाते हैं किसी केस में, तो 1971 का जो एक्ट है इन कंडीशन में सिर्फ मैरिड वुमेन को अलाउ करता है। अनमैरिड वुमेन को अलाउ किया गया 2021 के एक्ट में कि अगर कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर है तो उस समय जो गर्भ निरोधक उपाय हैं उनका अगर कोई फेलियर होता है तो उसमें अब अनमैरिड वुमेन भी अलाउड होंगे। जेस्टेशनल एज लिमिट जो है 20 हफ्ते की करी गई थी 1971 में, इसको बढ़ाकर 24 हफ्ते कर दिया गया है। रेप सर्वाइवल में या फिर फीटल अबनॉर्मलिटीज़ में बढ़ाकर 24 वीक कर दिया गया है, 24 वीक कर दिया गया है। मेडिकल प्रैक्टिशनर की बात करें अगर हम, 1971 का जो रूल था उसमें मेडिकल प्रैक्टिशनर रिक्वायर होता था, उसका ओपिनियन की आवश्यकता होती थी और उसे क्या बोलते हैं टर्मिनेशन से पहले आपको मेडिकल प्रैक्टिशनर का ओपिनियन लेना ज़रूरी था, डॉक्टर का ओपिनियन लेना ज़रूरी था। लेकिन अब क्या कर दिया गया है, एक कैटेगरी डिफाइन कर दी गई है। एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर चाहिए होगा 12 हफ्ते तक और 2 चाहिए होंगे 20 हफ्ते तक। ठीक है, ये था उसमें जो 1971 वाला था। लेकिन अब थोड़ा सा और इसको डिफाइन करा गया, एक चाहिए होगा 20 हफ्ते तक। पहले 20 हफ्ते तक 2 चाहिए होते थे, लेकिन अब 20 हफ्ते तक चाहिए होगा एक, 2 चाहिए होंगे 20 से 24 हफ्ते तक। और कॉन्फिडेंशियलिटी की बात जो है, सिक्रेसी मेंटेन करने की बात जो है, ये पहले जो 1971 वाला था उसमें सिर्फ 1000 रुपये की पेनल्टी की बात करता था। मान लो लीक कर दिया डॉक्टर या नर्स ने कि ऐसा इन्होंने अबॉर्ट करवाया है, तो उनको 1000 रुपये की पेनल्टी देनी पड़ती थी डॉक्टर तथा नर्स को। लेकिन अब फाइन के साथ साथ इम्प्रिजनमेंट की भी बात करी गई है। कोई अमाउंट नहीं बोला गया है, फाइन एंड इम्प्रिजनमेंट, फाइन और इम्प्रिजनमेंट फॉर 1 ईयर, 1 साल की जेल भी हो सकती है अगर आप किसी की प्राइवेसी का हनन करते हो तो। और कोर्ट ने माना है सिमिलर सिचुएशन जो है ये अनमैरिड वुमेन के साथ भी हो सकती हैं। कोई ज़रूरी नहीं है केवल उसे क्या बोलते हैं मैरिड वुमेन के साथ हो। रेप सर्वाइवल अनमैरिड भी हो सकती है, सेक्सुअल असॉल्ट या माइनर केसेस में भी ऐसी कंडीशंस आ सकती हैं। और कोर्ट ने ये भी बोला 20 हफ्ते से ज़्यादा अगर कोई अनमैरिड वुमेन प्रेग्नेंट है तो वो भी सेम कंडीशन फेस कर सकती है जो कि एक मैरिड वुमेन कर सकती है। और कोर्ट ने साथ ही साथ ये भी मेंशन किया कि जो प्रेगनेंसी विद इन एंड आउटसाइड मैरिज जो है, इसमें जो हमारा रूल कहता है द लेजिस्लेचर हैज़ नॉट जस्ट यूज द वर्ड हस्बैंड, इट ऑल्सो यूज द वर्ड पार्टनर। वहाँ पे सिर्फ हस्बैंड की बात नहीं करी गई है, कानून में पार्टनर की भी बात करी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला। तो इस हिसाब से लेजिस्लेचर जो है सिर्फ उन्हीं के लिए कंसर्न ना हो जो मैरिड हैं, जो अनमैरिड हैं उनके लिए भी कंसर्न होना लेजिस्लेचर का काम है।
और साथ ही साथ मेडिकल रिस्क की बात करी गई। मेडिकल रिस्क जो है वो सेम होता है, चाहे मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, दोनों वुमेन के लिए सेम मेडिकल रिस्क है। और साथ ही साथ कोर्ट ने ये भी बोला, सेक्शन 3 जो है वो सीधा सीधा डिफाइन करता है कि अगर कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर की वजह से, गर्भ निरोधक की असफलता की वजह से अगर प्रेगनेंसी होती है तो उन केसेस में जो है 20 हफ्ते से पहले अगर कुछ वैसा है तो मैरिड वुमेन को अलाउड होता है उसे क्या बोलते हैं, अबॉर्ट करना। लेकिन यही कानून ये भी कहता है जो हस्बैंड और पार्टनर दोनों वर्ड लिखे गए हैं, तो पार्टनर मतलब अनमैरिड वुमेन भी रख सकती है, तो अनमैरिड वुमेन के साथ भी सेम कानून लागू होना चाहिए। इस फैसले के बाद मुझे लगता है कि बहुत सारी महिलाएं जो इस केस की वजह से अबॉर्ट नहीं करा पा रही थी, जिनके साथ मान लो कोई रेप सर्वाइवल हैं या कोई अनमैरिड हैं और वो लोग अब कंसीव कर गए और उसके बाद फिर ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उनको काफ़ी हद तक राहत मिलेगी और उनको एक अधिकार मिलेगा, राइट टू हर बॉडी, जो कि आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड प्राइवेसी के तहत आता है। अगला आर्टिकल द प्रिंट का है, द प्रिंट ने छापा था इसको। इन्होंने बोला कि अभी क्या हुआ, एक राज्यसभा चेयरमैन थे, उन्होंने बोला जो एमपी हैं उनको क्रिमिनल केस अगर उनके अगेंस्ट है तो कोई प्रिविलेज नहीं मिलेगा भाई। जो राज्यसभा के चेयरमैन हैं इन्होंने ऐसी बात बोली कि जो एमपी हैं उनको अब कोई ऐसी इम्यूनिटी नहीं मिलेगी अगर उनके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल केस चल रहा है, इवन राज्यसभा सेशन में है तब भी उनको नहीं दिया जाएगा। इन क्रिमिनल मैटर्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आर नॉट ऑन अ डिफरेंट फूटिंग देन अ कॉमन सिटीजन। उनको जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनको एक आम आदमी की तरह ही ट्रीट किया जाएगा, ऐसे राज्यसभा चेयरमैन ने बोला। ये हुआ क्यों? क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे जो अभी एक कांग्रेस के लीडर हैं, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने एक ऑब्जेक्शन उठाया था कि इनके अगेंस्ट गया था सम्मन ईडी का। तो इन्होंने बोला अभी सेशन चल रहा है और ईडी मुझे सम्मन कैसे भेज सकती है, मैं तो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ और सेशन के दौरान नहीं भेजा जा सकता। तभी राज्यसभा के चेयरमैन ने बोला कि अगर क्रिमिनल केसेस हैं तो आपकी इम्यूनिटी, आपकी प्रिविलेज सारी आपसे छीन ली जाएंगी, आपके खिलाफ सम्मन भेजा जा सकता है। आर्टिकल 105 जो है उसके तहत जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं इनको बहुत सारी इम्यूनिटीज़ मिलती हैं कि सेशन के दौरान इनको कोई डिस्टर्बेंस नहीं किया जाएगा कि जब ये पार्लियामेंट्री ड्यूटी निभा रहे हैं तब। और साथ ही इनको एक प्रोविज़न मिलता है कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता 40 दिन पहले सेशन से और सेशन के 40 दिन के बाद तक, ठीक है, उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। और ये जो है सेक्शन 135 ये जो है सिविल प्रोसीजर कोड 1908 उसमें अच्छे से डिफाइन किया गया है। इस बात को लेकर अगर हम सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के बारे में बात करें तो डॉक्टर जाकिर हुसैन केस आया था 1966 में, तो सुप्रीम कोर्ट ने मेंशन किया था मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डू एंजॉय सर्टेन प्रिविलेजेस सो दैट दे कैन परफॉर्म देयर ड्यूटी। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे उनको कुछ प्रिविलेज दिए जाएंगे जिससे वो अपनी जो ड्यूटी है उसको अच्छे से परफॉर्म कर सकें। लेकिन के आनंदन नाबियार एंड अदर का एक केस आया सुप्रीम कोर्ट में, इसने बोला गया कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं ये कोई ऑर्डिनरी सिटीज़न नहीं है, ये भी सेम सिटीज़न है, इनको भी डिटेन किया जा सकता है, अरेस्ट किया जा सकता है, इनसे क्वेश्चन भी करे जा सकते हैं इवन ड्यूरिंग सेशन। स्टेट ऑफ केरला और वर्सेस के अजीत एंड अदर्स का केस आया सुप्रीम कोर्ट में, इसने भी यही बोला कि प्रिविलेज एंड इम्यूनिटीज़ आर नॉट गेट अवे टू क्लेम एग्जम्पशन फ्रॉम द जनरल लॉ ऑफ द लैंड। जो हमारा लॉ ऑफ द लैंड है या बेसिकली हमारा जो क्रिमिनल लॉ है वो आपको कोई अलग नहीं बना देता, जो हर एक सिटीज़न के साथ होगा वही तुम्हारे साथ भी होगा। ऐसे 3 केस आए जिनमें बोला भी गया, ठीक है। एक में बोला गया कि इनको थोड़ा सा एग्जाम करा जाएगा, थोड़ा दूर रखा जाएगा, प्रिविलेज दिया जाएगा जिससे वो अपने जो काम है उनके जो उनका बिजनेस वर्क है उसको अच्छे से कर सकें। लेकिन 2 केस बाद में आए, इन्होंने ऐसा बोला, सुप्रीम कोर्ट में ऐसा बोला गया कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उसको कोई ऑर्डिनरी सिटीजन ही ट्रीट किया जाएगा, अगर वो कोई क्राइम करता है तो लॉ ऑफ द लैंड सबके लिए सेम है। तो ये था छोटा सा आर्टिकल, पॉलिटिकल आर्टिकल है लेकिन ये थोड़ा स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है, इसमें पॉलिटी से रिलेटेड, पॉलिटी एंड गवर्नेंस GS2 से रिलेटेड। बाकी मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो कांग्रेस के लीडर हैं, ईडी का छापा पड़ा उनके ऊपर, ईडी ने नोटिस भेजा उनके ऊपर, तो उन्होंने ऑब्जेक्शन उठा दिया कि मैं सेशन में हूँ, ईडी मुझे नोटिस कैसे भेज सकती है। तो इसके चलते जो चेयरमैन थे राज्यसभा के, उन्होंने जवाब दिया कि तुम्हें नोटिस भेजा जा सकता है क्योंकि तुमने क्राइम किया है, क्रिमिनल केसेस में आप कोई अलग नहीं माने जाओगे। अगला जो आर्टिकल है वो लाइव मिनट से है। इलेक्ट्रिसिटी बिल अभी मॉनसून सेशन में लाने की बात करी जा रही है।
इसमें क्या है, इसमें फॉसिल फ्यूल, नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी पे फोकस किया गया है। बेसिकली जो रीन्यूएबल एनर्जी है जिसको दोबारा से यूज़ किया जा सकता है, जैसे सन एनर्जी हो गई जो पैनल से यूज़ होती है, विंड एनर्जी होती है, इस पर फोकस किया गया है। क्यों? क्योंकि पंचायत COP26 में हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा बोला गया था कि नॉन फॉसिल जो एनर्जी है हमारे देश में, उसकी कैपेसिटी 500 गीगावाट कर देनी है 2030 तक। 50% जो है एनर्जी रिक्वायरमेंट्स जो होगी वो रीयूजेबल एनर्जी जो है, रीन्यूएबल एनर्जी जो होती है 2030 तक कर देना है 50% उसको, और रिड्यूस करना है 1 बिलियन कार्बन एमिशन 2030 तक, और रिड्यूस करना है कार्बन इंटेंसिटी मोर देन 45% टिल 2030। अचीव द टारगेट ऑफ नेट ज़ीरो बाई 2070, 2070 तक नेट ज़ीरो मतलब ज़ीरो कार्बन एमिशन होगा। ज़ीरो तो खैर पॉसिबल नहीं है किसी भी देश के लिए कि बिल्कुल ही कार्बन एमिशन ना हो, लेकिन बहुत हद तक मतलब माइनर हो जाएगा एक तरीके से कह सकते हैं। और इस बिल में इंसेंटिवाइज करने की बात करी गई है कि उसे क्या बोलते हैं, जो लोग ग्रीन एनर्जी यूज़ करेंगे या जो कंपनियां क्लीन एनर्जी पे फोकस करेंगी उनको एक कार्बन सेविंग सर्टिफिकेट वगैरह मिलेगा, जिससे उनको कुछ क्रेडिट्स पॉइंट वगैरह मिलेंगे जो आगे चल के उनको यूज़ कर सकेंगे। और बेसिकली जो है ये ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट जो है, ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया, बायोमास, नॉन फॉसिल सोर्सेज, इन सब चीज़ों से मिलकर जो है बिजली बनाई जाएगी उस पे फोकस रहेगा। और जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वहाँ पे भी इसके शेयर बढ़ाए जाने की बात की जा रही है कि जो अब जो इंडस्ट्री में बिजली यूज़ होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से यूज़ होगी, या नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी जहाँ से नॉन फॉसिल सोर्सेज जो हैं वहाँ से ली जाएगी। अगला आर्टिकल मंकी पॉक्स से है, तो ये हिंदू का आर्टिकल है, ज़्यादा तो इसमें कुछ है नहीं, बस ये मान लीजिए कि अब जो मंकी पॉक्स है उसकी वैक्सीन पे धीरे धीरे काम इंडिया में भी स्टार्ट कर दिया गया है। मंकी पॉक्स के बारे में अगर हम जाने, WHO ने इसको पैंडेमिक ऑलरेडी घोषित कर दिया है। तो ये स्प्रेड होता है बेसिकली एनिमल्स को होता है, या फिर रोडेंट से स्प्रेड हो जाता है, किसी जानवर से या चूहे से। रोडेंट बोलते हैं चूहा टाइप के जितने भी जानवर होते हो, चाहे चुंदर हो, चूहा हो, चूहिया हो, कुछ भी हो, इस टाइप के दिखने वाले जितने भी जानवर होते हैं इनको रोडेंट बोला जाता है। इनसे फैलता है। ये इनके काटने से भी हो सकता है, या स्क्रैच करने से भी हो सकता है, नाखून मार दिया तब भी हो जाएगा, या फिर कंजप्शन ऑफ बश मीट, मतलब अगर हम बश मीट, सड़ा गला मांस खाते हैं तो उससे भी इसके चांसेस रहते हैं, या फिर मान लो चूहा मार कर कोई खा रहा है तो उसके भी चांसेस बढ़ जाते हैं मंकी पॉक्स होने के। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन जो है बहुत रेयर होता है, मतलब मनुष्य से मनुष्य को इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत कम हैं। लेकिन अगर स्किन टच होती है या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट किसी का बहुत ज़्यादा ही डैमेज है, वो उसके लंग्स तक इन्फेक्शन पहुंच गया है और वो बाहर निकाल रहा है मंकी पॉक्स के कीटाणुओं को, तब हो सकता है। और इसके सिम्टम्स अगर हम देखें, इंटेंस हेडेक होता है, फीवर होता है, लिम्फ में स्वेलिंग हो जाती है, मतलब गर्दन के पास लिम्फ नोड्स निकल आएंगे, या कमर पे निकल आएंगे, पेट पे निकल आएंगे, चेस्ट पे निकल आएंगे, लिम्स कहीं भी आ सकते हैं, रेडनेस हो सकती है, एग्जॉस्शन हो सकता है, कमर में दर्द हो सकता है, रैशेस हो सकते हैं, मसल ऐके हो सकता है, मसल में दर्द हो सकता है। और ये जो बीमारी है 2 से 3 हफ्तों में अपने आप ठीक हो जाती है लगभग। लेकिन सुपरविज़न की भी ज़रूरत होती है। अगर सुपरविज़न की ज़रूरत है पड़ती है तो पेशेंट को ज़रूर जाना चाहिए, उससे पेशेंट जल्दी रिकवर कर जाता है और काफ़ी हद तक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन नहीं बनती। और ये मंकी पॉक्स जो है ये वायरल ज़ूनोटिक डिसीज़ है। ज़ूनोटिक डिसीज़ मतलब जो जानवरों से फैलती है, और ये एक वायरल इन्फेक्शन है, जैसे कि जो कोविड था, कोरोना भी एक वायरल इन्फेक्शन था। और मंकी पॉक्स जो वायरस है वो ऑर्थोपॉक्सी वायरस जीनस का एक प्राणी है, फैमिली इसकी पॉक्सीवेरिडी है। अगला है इंडियन एक्सप्रेस से। ये क्या है, आरबीआई ने अभी फैसला लिया है कि ये थोड़ा सा अपनी रेट को और ज़्यादा हाइक करेंगे, जो रेपो रेट है उसको थोड़ा और बढ़ाने का काम करेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा डिसीज़न लिया गया, जो कि 50 बेसिस पॉइंट थी अभी इनकी रेपो रेट, जिसको बढ़ाकर 5.4% इसको और ज़्यादा इमीडिएट इफेक्ट से बढ़ाने की बात करी गई है। क्यों बढ़ाया गया है? इससे बोला गया है कि जो लेंडिंग रेट है वो बढ़ेगी, और जो होम लोन की ईएमआई वगैरह है वो लोगों की बढ़ जाएगी। जीडीपी ग्रोथ जो है 7.2 हमारा फाइनेंशियल ईयर 2023 तक अभी तक मेंटेन रहा है, जबकि इन्फ्लेशन जो है वो 6.7 बढ़ चुका है 22-23 के लिए। इन्फ्लेशन का जो रेंज है 4 ± 2 होना चाहिए, मतलब 4 से
6 के बीच, सॉरी 2 से 6 के बीच में होना चाहिए, जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई की दर है। लेकिन अभी जो महंगाई की दर है वो 6.7 चल रही है। तो आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है उसने क्या डिसाइड किया, इसके चेयरमैन आरबीआई के गवर्नर होते हैं, इन्होंने डिसाइड किया कि हम क्या करते हैं, रेपो रेट जो है उसको बढ़ा देते हैं। अब रेपो रेट जब बढ़ा देंगे तो लेंडिंग दर बढ़ जाएगी। जब लेंडिंग दर बढ़ जाएगी तो क्या होगा, बैंक जो हैं वो कम से कम पैसा, बैंकों के पास पैसा कम होगा, जो कॉमर्शियल बैंक्स हैं, शेड्यूल्ड बैंक हैं, इनके पास लेस मनी होगी। जब इनके पास लेस मनी होगी तो ये लोन पे महंगे रेट पे देंगे। जब ये महंगे रेट पे पैसा देंगे तो लोगों के पास पैसा कम हो जाएगा। जब लोगों के पास पैसा कम हो जाएगा तो लोग चीज़ें कम खरीदेंगे। जब चीज़ें कम खरीदेंगे तो महंगाई अपने आप कंट्रोल में आ जाएगी। ये पूरा प्रोसीजर होता है। तो इसके ही चलते महंगाई को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई ने अभी अपनी जो लेंडिंग रेट है उसको बढ़ा दिया है। प्लेन्स के छोटे छोटे पॉइंट देखें तो इंडिया और चाइना बात करेंगे, आखिर में चाइनीज़ आ ही गए बात पे। ये हमसे बात करेंगे जो एयर स्पेस वायलेशन हो रहा है उस बात को लेकर इंडिया चाइना दोनों बात करेंगे। अभी कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, ये जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है ये चाइना बॉर्डर शेयर करती है। देखिए 2 लाइन है हमारे पास, एक तो है LOC, ये LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल जिसको बोलते हैं, ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। और ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है जो कि अक्साई चीन वाला एरिया है, ये चाइना और इंडिया के बीच में है। अब देखिए हम मैप में ये इंडिया, हम इसको पूरा इंडिया ही मानते हैं, ठीक है, हमारे मैप में, इंडियन मैप में पूरा का पूरा हिंदुस्तान है। लेकिन रियलिटी में अगर हम वैसे ग्राउंड लेवल पे देखें तो हमारे पास सिर्फ इतना JNK बचा है, इतना JNK जो है ये हमारा है। ये ऊपर वाला POK है, पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है इस पर, इधर वाला चीन ने कब्जा कर रखा है, अक्साई चीन बोलते हैं इसको। वैसे ही पूरा का पूरा है तो इंडिया ही। एक दिन ये आएगा, ज़रूर आएगा हमारे भारत में, पूरा पार्ट भारत के साथ होगा और सारे कश्मीरी भाई हमारे एक साथ ही रहेंगे पूरे कश्मीर में और पूरा इंडिया का एक अभिन्न अंग बन जाएगा। चलिए अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। अगला क्रॉप इंश्योरेंस के बारे में है, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, फसल बीमा योजना वगैरह के बारे में। तो ये था आज का करंट अफेयर। आई होप आप लोगों को बहुत सारी जानकारी मिली हो, बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा हो, और अगर कुछ त्रुटि रह गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को शेयर करिए, वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए तथा एक समृद्ध भारत का निर्माण बनाने में मेरी मदद कीजिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।